नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज के शो में हम बात करेंगे 90 दिन से जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत देते हुए अदालत ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा है। लेकिन ये जो राहत अभी मिली है अरविंद केजरीवाल को, इस राहत के बावजूद, अंतरिम जमानत के बावजूद अरविंद केजरीवाल अभी सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक दूसरा मामला चल रहा है। वो केस केजरीवाल पर सीबीआई ने किया है। सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले मामले में केजरीवाल अब भी न्यायिक हिरासत में हैं, इसीलिए फिलहाल वो सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है उसे अब 25 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि ये जो आधी सी राहत मिली है, आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ी राहत के तौर पर और सत्ते की जीत का इसे नाम दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी नेताओं ने केजरीवाल को झूठे केस में फंसाने का आरोप बीजेपी पर लगाया, जिसके लिए सीधे सीधे कटघरे में बीजेपी को आम आदमी पार्टी खड़ा कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी कह रही है जमानत मिली है, अदालत ने निर्दोष नहीं कहा अरविंद केजरीवाल को। तो जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल के जेल जाने के पीछे राजनीति है या फिर कुछ और, ये वो तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस मुद्दे को लेकर जो सियासी वार पलटवार हो रहा है, देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने उनके अरेस्ट को एक तरीके से इलीगल करार दिया है और ये कहा है कि उनको अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। सेक्शन 19 में अरेस्ट को लेकर क्वेश्चन की नीड ऑफ अरेस्ट क्या है, इंटरोगेशन क्या की जरूरत कहाँ पे है और अरेस्ट की कहाँ पे जरूरत है, इन क्वेश्चंस को लेके उन्होंने जो है इसको लार्जर बेंच को रेफर किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है, उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक मुकदमा है, ऐसे में वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ये फैसला कोई कानून, कोई कोर्ट नहीं कर सकता। ये फैसला स्वयं वही कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लार्जर बेंच पे ट्रांसफर करा, इंटरिम रिलीफ उनको दी है। पूरी पॉलिसी तब बनी जब दिल्ली के लोग कोविड से परेशान थे, तब केजरीवाल जी ने अपनी टीम के साथ बैठ के शराब माफियाओं को मदद करने के लिए पीक कोविड में इन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा। यह दिखाता है कि केजरीवाल जी की प्राथमिकताएं क्या हैं। उस समय भी हमने कहा था गोवा के चुनाव में पैसा लग रहा है, पंजाब के चुनाव में पैसा लग रहा है। जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ सीबीआई के ऊपर है, एजेंसी के ऊपर है, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय लगेगा, मगर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। केजरीवाल के जो नए सहयोगी हैं लालू यादव, उनको भी अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल में जाना पड़ा। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को तैयार रहना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, उन्होंने इनका भी नाम लिया है। विजय नायर
जो इस शराब घोटाले में शामिल है वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज के शो में जो हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के इस शो में। आप देख सकते हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं। 2 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, अभय दुबे जी, विजय त्रिवेदी जी। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी राजेश गुप्ता हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। आरपी सिंह जी, शुरुआत आपसे सर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी है तो वो सत्यमेव जयते। वो कह रहे हैं देखिए आखिरकार सत्य की जीत हो गई। ये अंतरिम जमानत है, केस नहीं खारिज किया। ये कोर्ट में गए थे केस को खारिज कराने के लिए। इन्होंने अपील लगाई थी कि हमारा केस खारिज किया जाए, ये गलत केस है, ये केस के ग्राउंड गलत हैं। कोर्ट ने ऐसी कोई वर्डिक्ट नहीं दिया जिसमें ये कहा हो कि नहीं ये केस हम खारिज करते हैं। बेल दी ताकि जब तक अगली तारीख, बड़े बेंच को भेज दिया पीएमएलए के मामले के लिए, जब तक अगली तारीख तक मामला नहीं होता तब तक के लिए बेल है। ये नहीं कि कोई सबूत खारिज कर दिए कोर्ट ने, कहा नहीं जो ईडी ने सबूत पेश किए ठीक नहीं है या ईडी का मामला ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ईडी ने ऑलरेडी कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हमारे पास बयान है लोगों के, हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड है, डिजिटल ट्रेल है हमारे पास, वो सब सबूत ईडी के पास हैं। और जब ट्रायल कोर्ट में आएगा मामला तो ईडी उस सब ट्रायल कोर्ट में सब पेश करेगी। परंतु पिछली बार भी इन्होंने ढोल बजाने शुरू कर दिए थे और मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी थी और बाद में फिर वापस से उनको रहना पड़ा। तो अभी ईडी से राहत मिली है। सीबीआई का मामला भी कोर्ट में है। सीबीआई के मामले में जब कोर्ट की सुनवाई होगी तब सीबीआई भी अपने जो आप ये कह रहे हैं कि ईडी वाले मामले में राहत मिल गई है। हाँ सर, ईडी वाले मामले में राहत मिल गई है, ये मान रहे हैं आप भी? मैंने कब कहा राहत मिली? अभी तो अगली तारीख कहा था आपने, इसीलिए मैंने कहा इंटरिम रिलीफ है। जैसे अभी जी नहीं मैं ये इंटरिम रिलीफ है। ये जब तक के लिए है जब तक अगली तारीख नहीं आती। जैसे अगली तारीख पे मामला आएगा तब बड़ी बेंच पे मामला गया है, बड़ी बेंच पे सुनवाई होगी, उसमें उसमें पता लग जाएगा क्या कहना है कोर्ट का। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि हमारा बेंच इस पीएमएलए वाले मामले को इस पर फैसला नहीं देना चाहता, तो इसलिए हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अदालत ने इस दौरान, देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। ये बड़ी खबर है, इसमें कहीं कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। और ये जो मामला है वो सिर्फ एक केस में जमानत का मामला नहीं है। यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जो गिरफ्तारी ईडी ने की, उस गिरफ्तारी को यहां पर अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी, इसको भी समझना होगा। तो वो जो गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत दी। लेकिन राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी कह रही है कि यह अंतरिम जमानत मिली है और आप लोग जश्न ऐसा मना रहे हैं जैसे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष करार दे दिया। राजेश गुप्ता जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या अदालत के फैसले को? देखिए, आरपी सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं। अब क्या कहें, आप बताइए आरपी सिंह जी क्या कहेंगे इसके अंदर। रही बात हमारी खुशी मनाने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बात सिर्फ राजेश गुप्ता की या आम आदमी पार्टी की खुशी मनाने की नहीं है। ठीक है, आज पूरी दिल्ली और पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है। और मैं कहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान आज वो खुशी मना रहा है कि किस तरीके से बेवजह बिना किसी कसूर के आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी पार्टी ने 10 साल में अपने आप को जीरो से राष्ट्रीय पार्टी बना लिया, 2 बड़े बड़े स्टेट के अंदर अपनी सरकार बना ली, एक स्टेट में 3 बार लगातार आ गए, दूसरी स्टेट में भी 92 सीट्स है, दिल्ली की एमसीडी में भी भाजपा को बाहर कर दिया, इनके गढ़ में जाके गुजरात में 5 सीटें जीत ली, 14% वोट ले लिया। उसको इन्होंने उठा के सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो व्यक्ति इनके सामने खड़े होने की जरूरत करता। लेकिन देश का संविधान, इस देश का न्यायपालिका इतनी सशक्त है कि आप कितने दिन तक देश को बनाओगे भाई? आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे चार्जशीट डालते हो। 2 साल हो गए मनीष सिसोदिया जी को आपने जेल में रखा हुआ। आप उसके अंदर कभी ईडी का केस लगाते हो, जब आपको लगता है ईडी का कमजोर पड़ जाएगा तो आप सीबीआई से जेल के अंदर ही गिरफ्तारी करवाते हो। आपने पीएमएलए एक्ट में ऐसे बदलाव करे कि जमानत लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिल तो जाएगी क्योंकि न्यायालय पे हमें ज्यादा यकीन है। कितना समय लग रहा है,
आपने उस बीच में चुनाव लड़ने की कोशिश करी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने आपकी पार्टी को समर्थन नहीं दिया। हमने कहा नहीं, हम अलग लड़ेंगे। अगर हम भी हेमंत बिश्व शर्मा हो जाते, हम भी अजीत पवार हो जाते, तो हम भी आपके साथ हो जाते, हम भी वॉशिंग मशीन में जाके साथ हो जाते। तो मुझे लगता है कि आज खुशी सिर्फ रोमाना जी मेरी खुशी नहीं, मेरी पार्टी की खुशी की बात नहीं है, कि देश के संविधान की, दिल्ली की, पूरे भारत के हर उस आदमी की खुशी की बात है जो इस संविधान से प्यार करता है, देश से प्यार करता है, आजादी से प्यार करता है। मुझे लगता है हर वो व्यक्ति। आरपी सिंह जी जल्दी से जवाब दे दीजिए सर, क्योंकि यहाँ पर कटघरे में राजेश जी ने सीधे सीधे बीजेपी को खड़ा किया है और वो कह रहे हैं कि सत्य को ये लोग परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। वक्त लगा, लेकिन देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने अंतरिम जमानत अभी दे दी है और आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि कोर्ट से ही हम पाक साफ होकर निकल कर आएंगे और बीजेपी की पोल पूरे देश के सामने खोलेंगे कि बीजेपी वाले क्या करते हैं, बदले की राजनीति। आइए सर। जी, इनसे पूछिए ये कोर्ट में इस बार गए क्यों थे? कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए गए थे या मुकदमा खारिज कराने के लिए गए थे? ये तो केस को क्वैश करने के लिए गए थे कि केस क्वैश होना चाहिए, परंतु कोर्ट ने केस क्वैश नहीं किया। कोर्ट ने कहा, और जमानत भी कंडीशनल दी है। कंडीशन क्या है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे, आप एलजी के मर्जी के बिना कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, आप इस पूरे जो घटना चक्र है इस पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। तो मामला तो वहीं का वहीं है। चलो बेल है, इंटरिम बेल है। मैंने कहा इंटरिम बेल तो लालू यादव जी को मिली थी, बाद में सजा भी हुई थी लालू यादव जी को, और ईडी ने कोर्ट के सामने साक्ष्य अपने बता दिए हैं, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड भी हैं, व्हाट्सएप के या अन्यथा जो डिजिटल रिकॉर्ड ईडी के पास हैं वो भी बता दिए। लोगों के बयान भी हैं, उन आंगड़ियों के भी बयान है, 164 के अंदर आंगड़ियों के बयान है जिन्होंने बताया कितनी कितनी रकम कब कब गई। और मैं एक उदाहरण बता देता हूं ताकि ये जो संशय हमेशा के लिए दूर हो जाए। हाँ जी। एक इनके कैंडिडेट थे राजेंद्र चौहान बारदोली गुजरात से, एक सेकंड दे दीजिए जी। बारदोली से कैंडिडेट थे गुजरात से, वो 20 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़े गए थे। जब पकड़े गए चुनाव के दौरान, जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा ये मेरे पैसे नहीं है, ये पैसे तो जो मेरे साथ जो ड्राइवर है ये आंगड़ी है, आंगड़ी मतलब जो पैसा इधर से उधर करता है, ये आंगड़ी है दिल्ली आम आदमी पार्टी और यहाँ की आम आदमी पार्टी के बीच में, ये ऐसी रोज के रोज ट्रांजेक्शन करता। मुकदमा चल रहा है अभी मुकदमा वहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है सारे मामले में, और नकदी पकड़ी गई। तो इस वाले मामले में भी लोगों ने बयान दे दिए 164 के अंदर। जब 164 में बयान दर्ज हो जाता है तो इसका मतलब कि वो तो कोर्ट के सामने बयान दर्ज किया है। अब सर आपने क्योंकि ये गुजरात वाला मामला भी बता दिया, आपने क्योंकि ये गुजरात वाला मामला भी यहाँ पर जिक्र कर दिया, मतलब अब तो मेरे मन में सवाल आ रहा है सर, पहले ईडी उसके बाद सीबीआई, तो मतलब ये एक और मामला भी तैयार हो रहा है क्या जिसके घेरे में अब आगे अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं, गुजरात वाला मामला? और जो आपने कहा है कि राजेश गुप्ता जी जवाब भी उस पर देना चाह रहे हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए राजेश जी। उसके बाद सुरेंद्र भाई भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी आ रही हूं जी। मुझे बड़ा डर लग रहा है क्योंकि आरपी सिंह जी ने गुजरात में कह दिया कि वहां तो आंगड़िए पैसे से इधर से उधर करते रहते हैं, गुजरात में इतने सालों से सरकार किसकी है, वो कर क्या रही थी फिर? पहली बात। दूसरी बात, देश के कानून को आरपी सिंह जी जरूर समझते होंगे कि एक जमाना ऐसा भी था कि कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था अमित शाह को, जो आप देश के गृह मंत्री, लेकिन एक समय आया, अमित शाह जी आज कहते हैं कि जब हमारी सरकार में पाक होके साफ होके निकल गए तो हम कोर्ट की बात का सम्मान कर रहे हैं। तो इनको भी देश के कानून को समय देना पड़ेगा, समय लगता है देश के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं और पूरा टाइम दिया जाता है हर एक को। ईडी को भी टाइम मिल रहा है, हमको भी टाइम मिल रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं हम पाक साफ होके निकले। ट्रायल पे नहीं लेके आप रहे हैं, याद रखिएगा 2 साल में ट्रायल पे कुछ नहीं है। जो आप कह रहे हो सरकारी गवाह अप्रूवर है, आपने जेल में उनको रखा, उस शरद रेड्डी से आपने 5 करोड़ रुपए लिए, जब जमानत हो गई ईडी ने उसका विरोध नहीं करा, उसके बाद में 55 करोड़ रुपए ले लिए, ऑन रिकॉर्ड है आरपी सिंह जी। इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लिया हफ्ता वसूली के अंदर। अब इसके आगे क्या रह गया? देश की जनता ने इस बात को देखा आरपी सिंह जी। मुझे लगता है कि हमें नम्रता से इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बीजेपी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिस तरीके से अप्रूवर से पैसा लिया, उसी के पिताजी को टिकट देते हुए गले भी लगाया, तो मुझे लगता है कुछ रह नहीं गया। देश की जनता सब जानती है सर, क्यों? अब देखो, अब इसको ज्यादा आप छुपा नहीं पाएंगे। और जो आपने आंगड़िया का कहा कि गुजरात में आंगड़िया घूमते, पैसा इधर से उधर करते, मुझे लगता है मैं आपके लिए बहुत डर रहा हूँ। पता नहीं आज आपके साथ में राजेश जी मुझे लग रहा है कि कहीं उल्टा आपको तो ज्यादा इसलिए नहीं डरना चाहिए कि एक और मामला तो तैयार नहीं हो रहा है गुजरात में, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए पैसा इधर उधर वाला मामला जो अभी आरपी सिंह जी बता रहे थे। रमोना जी, हम तो कफन बांध के बैठे हैं, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिन ताकतों से हम लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है। जो लोग संविधान को बदलने की सोच सकते हैं
जो बिना मुहूर्त के भगवान श्री राम का घर का मुहूर्त कर सकते हैं, जो छत पे टपक रही थी, जो कहते थे हम राम को लाए इतने बड़े होकर, जो कहते हैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए, ऐसे लोगों से डरने के लिए शक्ति होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं अपनी अंतिम बात में कि रावण को भी यही घमंड था, लेकिन सामने वानर की सेना के साथ में 2 वनवासियों ने उधारा दिया था। ऐसे ही महाभारत में हुआ था, एक के 100 बेटे थे, दूसरी तरफ 5 थे, लेकिन धर्म जिस तरफ होता है, सही जिस तरफ होता है, ईमानदारी जिस तरफ होती है, उसकी जीत निश्चित होती है। ठीक है, 30 सेकंड दे रही हूं आरपी सिंह साहब। ये तो टस से मस नहीं हो रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते और अपने आरोपों पर टिके हुए हैं, कह रहे हैं ये बीजेपी वालों ने हमारे खिलाफ बदले की राजनीति वाला खेल खेला है और अब ये बेनकाब होकर रहेंगे देश के सामने। आइए आरपी सिंह जी जवाब दे दीजिए। मैंने अभी आपको बताया ना कि साक्ष्य के साथ, मैंने आपको नाम के साथ जिस पे मुकदमा दर्ज है, जिसके हाथ नकदी पकड़ी गई थी, वो मामला बताया। ये मामला भाई उसी स्तर का है जैसे गुजरात में जो नकदी पकड़ी गई थी, उसी स्तर का मामला है। यहाँ पर 45 करोड़ का जो आदान प्रदान है उसके एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ईडी के पास है और वो जानकारी ईडी साक्ष्य पेश करेगी जरूर ट्रायल कोर्ट के अंदर, और जब करेगी तब जवाब देना चाहिए इनको। दिक्कत ये है कि ये हर चीज में राजनीति कर रहे हैं। कोर्ट का मामला कोर्ट का है और इसमें हम नहीं कह रहे। आज तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि केजरीवाल को जेल में ही रहना चाहिए। हम थोड़ा कह रहे हैं ये मुकदमा भी जो दर्ज हुआ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शुरू किया था। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस को भी लाया जाए, है ना? अकेले सारे सवालों के जवाब बीजेपी को ही क्यों देने पड़े? कांग्रेस पार्टी भी आए भाई। शुरुआत इस पूरे मामले की कांग्रेस पार्टी ने की। सुरेंद्र राजपूत जी हंस रहे हैं बैठकर। बीच में चुनाव आता है, आप लोग गठबंधन कर लेते हैं। अब क्या स्टैंड लेंगे सुरेंद्र राजपूत जी? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जानती हूँ ये पूरा फैक्ट जो है वो देश जानता है। अब सुरेंद्र राजपूत जी बताएंगे। यहाँ पर राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में पूरे देश में खुशी है, कांग्रेस पार्टी को खुशी है या नहीं? अंतरिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से। सुरेंद्र राजपूत जी। रोमाना जी, हमें तो पूरी खुशी है, चूंकि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन साहब को, अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से जेल में बंद किया था, ये अपने आप में एक अक्षम्य अपराध की तरीके से है, नंबर 1। नंबर 2, आज आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटेनरशिप पे ईडी ने इनको ले लिया है। आरपी सिंह जी कुछ मिला विला हो तो हम लोगों को भी पार्टी वार्टी दे देना, ईडी से कुछ आपको मिल रहा हो तो। 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो हमारे ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि साहब आपने आरोप लगाया था, हमने नहीं आरोप लगाया था, ईडी ने आरोप लगाया था। हमने कहा था बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने की एक चार्जशीट होती है, 3 महीने में होती है, 90 दिन में कर दो, 180 दिन में कर दो। एक आपने जांच करी, एक चार्जशीट दाखिल करी, उसके बाद दूसरी पूरक चार्जशीट, फिर तीसरी पूरक चार्जशीट, फिर चौथी पूरक चार्जशीट, फिर 5वीं पूरक चार्जशीट में आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, फिर 6ठी पूरक चार्जशीट और फिर 7वीं चार्जशीट अभी आपने परसों नरसों दाखिल करी। आप मुझे ये देखो कि हर चार्जशीट में क्या करते हैं कि 2 आरोपियों से आप एक वो लेते हैं, एफिडेविट लेते हैं कि फलाना आदमी भी शामिल था। अब अगर ये जितनी ये 6ठी चार्जशीट पर जो आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लिया था, इन्हीं से हम आरोप लगवा देते हैं कि उसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी भी शामिल थे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में शरद रेड्डी से आपने 52 करोड़ रुपए लिए। ये तो अपने आप में तय है। और आपके साथी टीडीपी वाले ने भी 25 करोड़ रुपए लिए हैं और टीडीपी वाले ने आरोपी के पिताजी शरद रेड्डी के पिताजी को क्या नाम एमपी का टिकट भी दिया है। तो हमारे पास तो ट्रेल भी है। तो हम ये आरोप लगाते तो क्या आज आप ईडी के वकील के रूप में बैठे हैं आरपी सिंह जी? आपकी हिम्मत है, हैसियत है या हौसला है कि अगर हम ये आरोप लगवा दें अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से कि साहब उसमें तो ये लोग भी शामिल हैं, क्योंकि आरोपियों के ही आरोप से आपने अरविंद केजरीवाल को शामिल किया है इसमें। तो क्या नरेंद्र मोदी जी से ईडी पूछताछ करेगी? ये तो जेपी नड्डा साहब से पूछताछ करेगी? ये तो बड़ा दिलचस्प एंगल आप लेकर आ गए। आपसे पूछताछ करेगी? ये तो बड़ा दिलचस्प एंगल आप लेकर आ गए सर। आरपी सिंह जी से जवाब ले लें। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आरपी सिंह जी के पास जा रही हूं। ठीक है। नहीं पूरी मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण बात है। आरोपियों के आरोप लगा देने से अगर राजनेताओं को जेल होने लगे तो निश्चित तौर पर इस देश में कोई भी राजनेता नहीं बचेगा। एक बात। दूसरी बात, रोमाना जी, मैं आपको भी और अपने आप को भी और आरपी सिंह जी को भी कह रहा हूं, इसमें राजनीतिक उसकी बात नहीं है। अगर आरोपियों से आप आरोप लगवाने का काम करें तो कोई भी आरोपी कह देगा कि किसी ने कहा कि साहब हमने अरविंद केजरीवाल जी को दिए, कोई कह देगा हमने अमित शाह साहब को दिए।
ये अजीब किस्म का वितंडावाद हो रहा है कि चोरों के कहने से कि साहब मैंने चोरी का पैसा फलाने के यहां पर किया है, आप आरोप लगा देते। तो आपकी अगर हिम्मत हो तो हम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा साहब के ऊपर आरोप लगवा देते हैं, चूंकि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए भी हैं। जवाब दीजिए। चंद्रबाबू नायडू को भी ऊपर आरोप लगवा देते हैं क्योंकि उनको भी इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। ये बात, एक छोटी सी बात और मैं कहना चाह रहा था, छोटी सी बात मैं कह रहा हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बुरी आदत हो गई है रोमाना जी, किसी भी आरोपी को अपराधी बता देते हैं। आरोप लगवाया ईडी से, आरोप लगवाया सीबीआई से, आरोप लगवाया इनकम टैक्स से, और उसके बाद ऐसा वितंडावाद जब फैलाते हैं कि साहब कोर्ट गए थे, वहां से ये जमानत नहीं मिली। अरे कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, आरोप लगे हैं, वो कल की डेट में अपराधी साबित होंगे तो अपराधी कहना, और वरना आरोपी कहो। हमेशा इनकी आदत हो गई कि आरोप लगाओ और अपराधी बता दो। कल की डेट में हम भी अगर इनके सारे आरोपियों को अपराधी बताने लगे तो निश्चित तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी अपराधियों की जमात कोई नहीं होगी दुनिया में। तो आप राजनीतिक शुचिता की बात करें, राजनीति को और समाज को बचाने की बात करें। ठीक है, आरपी सिंह जी आइए। कांग्रेस तो आपके साथ नहीं खड़ी हुई, वो कह रहे हैं हमने तो जांच करने की बात कही थी, हमने ये थोड़ी कहा था कि आप लोग राजनीतिक साजिश करने लगो। उन्होंने सारी चार्जशीटें गिना दी और उन्होंने बता दिया किस तरीके से आखिर में, बाद में, जांच पर जांच, चार्जशीट पर चार्जशीट के बाद जब एक आरोपी से नाम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुताबिक नाम बुलवाया गया अरविंद केजरीवाल का, उस आधार पर अरविंद केजरीवाल तक पहुंचकर और उनको गिरफ्तार किया गया। और जब यह एहसास हो गया कि अब तो अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में राहत मिलने वाली है, तो लीजिए फौरन सीबीआई की एंट्री हो जाती है अभी पिछले महीने जून में, और सीबीआई वही कोर्ट रूम जाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। आरपी सिंह सर, जवाब। रुमाना जी, मैं अपेक्षा करूंगा कि मैंने बीच में टोका नहीं सुरेंद्र राजपूत जी को, थोड़ा शांति से सुनेंगे क्योंकि मैं कुछ तीखी टिप्पणियां करूंगा जिसपे हो सकता है दिक्कत हो। ये जो यू टर्न, फिर डब्ल्यू टर्न, फिर यू टर्न, ये गजब की पार्टी है। ये कभी जाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट, मतलब ये कंप्लेंट फाइल करती है। इनके नेता अजय माखन जी का कृपा कर मुझे बोलो, मैं अभी चलवा दूंगा वीडियो जिसमें उनका 100 करोड़ रुपए का घोटाला तो साबित हो गया है। ये अजय माखन जी का बयान है। इनकी एक प्रवक्ता है सुप्रिया सेने जी, वो उन्होंने कहा पक्का है 100 करोड़ का घोटाला। इनके एक और नेता हैं दीक्षित जी, उन्होंने कहा इसमें तो कोई शक ही नहीं बचा कि घोटाला है। इनके जो पूर्व पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा छाती ठोकर का, हाँ मैंने सबूत पेश किए हैं और सबूतों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल दोषी है, उसने रिश्वत ली है, उसने पैसे कमाए हैं, उसने हेराफेरी करी है, और 100 करोड़ का मामला मैंने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं ईडी के सामने, सीबीआई के सामने, और चार्जशीट होनी चाहिए उनके खिलाफ। ये इन लोगों के बयान है। और कमाल की हालत है सुरेंद्र राजपूत जी की कि किस प्रकार से बदलते, एक तो यू टर्न, पता नहीं कितनी बार यू टर्न ये लेते होंगे, कितनी बार ये सोचते होंगे कब क्या बयान देना, कब क्या नहीं देना, क्योंकि हमें नहीं समझ लगता कि क्या कैसी राजनीति लोग करते हैं, परंतु राजनीतिक विषय ही नहीं है। मूल बात है कि कोर्ट ने क्या इनको जो मामला जिसके लिए कोर्ट में गए थे कि मामला क्वैश किया जाए, ये गलत मामला है, क्या कोर्ट ने वह क्वैश किया, नहीं किया। और इनकी पार्टी पर भी जो मुकदमा चल रहा है वो भी कोर्ट के कहने के ऊपर। कोर्ट ने जब कहा कि जब आम आदमी पार्टी ने पैसे लेकर चुनाव लड़ा तो फिर आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते, तो सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब ये कह रहे हैं कि चौथी या पांचवी या छठी चार्जशीट के अंदर केजरीवाल का नाम है। भाई वो ब्लू कॉलर क्राइम किया है, वो एक बाबू हैं, वो IRS रहे हैं, उनको पता है कि किस प्रकार से मुझे हेराफेरी करनी है ताकि मैं कब्जे में ना आऊँ, और वो डिजिटल ट्रैकिंग करते हुए समय लगता है। 1 साल तो उन्होंने सिर्फ इस बात में निकाल दिया कि मैं ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा, और फाइनली जब ईडी को अरेस्ट करना पड़ा 1 साल का समय उसमें उन्होंने निकाला। तो वो बहुत स्मार्ट प्लेयर हैं, वो बहुत स्मार्ट। ठीक है सर, आपने इतनी तफसील से सारे जवाब दिए, और सर सीबीआई किस बात का इंतजार कर रही है? देखो मैंने रोमाना आधा सेकंड और दे दीजिए। नहीं, मैं आपसे आपको 2 मिनट और देना चाह रही हूँ। मेरी बात समाप्त है। मैं आपको 2 मिनट और देना चाह रही हूँ। 10 सेकंड और आपने कहा कि 1 साल तक अरविंद केजरीवाल ने ईडी को टरखाए रखा। मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सीबीआई इतने समय तक किसका इंतजार कर रही थी? सीबीआई क्यों नहीं एंटर हुई? सीबीआई किस बात का इंतजार कर रही थी? उसने इतना समय क्यों लिया? ये जानना चाह रही थी मैं। 2 मिनट और लीजिए आप, 30 सेकंड नहीं। जी 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 जी
मैंने अभी कहा ना, ये ब्लू कॉलर क्राइम है। ये नहीं कि किसी के घर पे जाकर बंदूक रखकर पैसे उठा लिए और वो कैमरे में कब्जे में आ गया। इसकी जांच करते हुए समय लगता है, इसकी पर्चे निकालते हुए, पर्चे खोलते हुए समय लगता है। ये इस प्रकार नहीं कि आज उठे और कल चल दिए। 2012 के अंदर बेल पे बाहर आए थे। 2012 का मामला था सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर। आज 12 साल हो गए चल रहे, हो सकता है अगले 10 साल और चले। कोर्ट कचहरी जांच का मामला ऐसे ही चलता है, परंतु मामले तो चल ही रहे हैं, कोई उनको राहत तो मिली नहीं। हाँ, बेल मिल गई है, बेल पे बाहर हैं सोनिया गांधी राहुल गांधी। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी को एक अंतरिम राहत मिली है। अभी मामला जारी है, और जब ये मामला अगर इतना ही सच होता तो मनीष सिसोदिया जी को भी बेल दिला लेते, सत्येंद्र जैन जी को भी बेल दिला लेते, और हो सकता तो अरविंद केजरीवाल जी ही चाहते तो ये मामला पूरा क्वैश कराते, कहते ये हमारे पास सबूत हैं जी, हमारे पास एक सरकार के जो ईडी जो सबूत दे रही है उसके खिलाफ ये सबूत है, और ये सबूत के आधार पे हमें निर्दोष साबित किया जाए। करते, ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है। कोर्ट ने कहा हम ये पूरा जो पीएमएलए वाला मामला, और मैं आपको वो पढ़कर सुना देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा आपने ध्यान दिलाया। उसमें जो ईडी का पीएमएलए का जो सेक्शन 19 है, उसके अनुसार एनी पर्सन हैज बीन गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशबल अंडर दिस पीएमएलए वाला सेक्शन 19 मत पढ़िए सर, वो दर्शक जानकार है और आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। अगर हिंदी में पढ़कर सुना सकें सर तो ठीक है ना, अंग्रेजी में मत पढ़िए सर। मेरा दर्शक जो है वो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है। कोई बात नहीं सर, मैं जवाब ले लेती हूँ सर। मैं राजेश गुप्ता जी का जवाब लेती हूँ सर, वो जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बातों का। आइए राजेश गुप्ता जी, मतलब चोर ने इस खूबसूरती के साथ, इस सफाई के साथ चोरी की है बकौल आरपी सिंह साहब कि वक्त लगता है जांच होने में, वक्त लग रहा है जांच होने में। मैं तो आरपी सिंह जी, मेरा मन कर रहा है आरपी सिंह साहब का मुआज मैं लड्डुओं से भर दूं, और बहुत अच्छे शहतूत वो सबको खिलाते हैं, खूब सारे शहतूत मैं उनको दे दूं। कितनी तारीफ अरविंद केजरीवाल जी की कर रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं, ब्लू कॉलर है, IRS अफसर है। तो हम तो बार बार कहते हैं नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। आरपी सिंह साहब, हम तो बार बार ही कहते। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा कि पढ़ी लिखी पार्टी है, पढ़ा लिखा नेता है हमारा, और हम कितनी सफाई से काम करते हैं। आपने देश की प्रीमियम एजेंसीज पे सवाल उठा दिए, कभी आपने गुजरात पे उठा दिए पार्टी में, अब आपने उठा दिया ईडी पे और सीबीआई पे। इतने नाकारा लोग उसमें भरे हुए हैं कि उनको 2 साल तक पता ही नहीं लगा कहां से पैसे आ रहे, कहां से जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो सर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया कि वो डिसाइड कर ले। और कौन से सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो? उसी सुप्रीम कोर्ट की जिसने 8 साल के बाद में फैसला लिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकार है ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, सरकार चलाने का। आपने संसद के अंदर कानून बदल दिया आरपी सिंह साहब, और जिन लोगों ने आपकी मदद करी उनकी पार्टी को आपने खत्म कर दिया। एक रेड्डी साहब है और एक नवीन पटनायक जी है, निपट गए। उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, ये भी थोड़ी चुभने वाली बातें कर रहे हैं राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता जी भी आरपी सिंह साहब थोड़ी चुभने वाली बातें कर रहे हैं, आपको चुभ रही होंगी, लेकिन आप भी जरा सुन लीजिए राजेश गुप्ता जी को, है ना। आप आराम से, मैं आपको समय दूंगी, आप टोक लीजिएगा। जैसे आप बोल रहे थे सर इन लोगों को चुभ रही थी पर इन्होंने सुनी, अब ऐसे ये बोल रहे हैं सर आपको यकीनन चुभेंगी आरपी सिंह साहब, पर आप भी सुन लीजिए। ठीक है, राजेश गुप्ता जी को मेरे साथ में कराइए, वो अपनी बात पूरी करेंगे। आइए राजेश गुप्ता जी। सिंह साहब, मैं तो आपका मुंह लड्डुओं से भर रहा हूँ, आपने हमारी इतनी तारीफ करी, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का मजाक आप उड़ाते हो, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देश को, दिल्ली को शक्तियां मिलनी चाहिए, आपने छीन ली। आपने देखा आप कैसे चुनाव कराते हो चंडीगढ़ में, सबने देखा कि आपका रिटर्निंग ऑफिसर किस तरीके से क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट को उसको संज्ञान लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है क्या ईडी के पास में मिश्रा जी को छोड़ के क्या कोई और आदमी नहीं है जिसको आप एक्सटेंशन दे के डायरेक्टर बनाते हो? उसी सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा एसबीआई को बताना पड़ेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के कितने पैसे लिए। आपने कहा कि हमको बहुत समय चाहिए, एसबीआई से करवाया, और वहां भी आपने एक्सटेंशन दी उनके डायरेक्टर, उनके एमडी को। किसकी बात करते हो सिंह साहब? आप कहते हो पलटना, यूटर्न कहते हैं, कहना 70,000 करोड़ का घपला, और उसको अपनी पार्टी का उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना लेना। सीढ़ी निकालना हेमंत शर्मा की, उसको अपनी पार्टी में ले लेना। कौन से यूटर्न की बात करते हो सिंह साहब? मतलब मैं क्या कहूं, मैंने कहा मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, मैं दूसरी बात नहीं कहना चाहता, मैं आपको लड्डुओं से भरना चाहता हूं। इतना कुछ कह दिया है कि अब सिंह साहब भी जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन उससे पहले 2 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। ठीक है, अब जरा एक एक टिप्पणी उनसे लेंगे हम, और फिर मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी। अभय सर पहले आप आ जाइए। ये पूरा का पूरा मामला गिरफ्तारी के बाद से लेकर, और बल्कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से ही वो जो सियासी आरपार शुरू हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है ईडी वाले मामले में। हालांकि अभी वो सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे सीबीआई वाले मामले को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सत्यमेव जयते और जीत की बात कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो कह रही है अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, अदालत ने निर्दोष को कहा नहीं है। आप किस रूप में देख रहे हैं सर इसको?
देखिए, लड़ाई का जो कानूनी पक्ष है उस पर कहने की कोई हैसियत मेरी नहीं है, मेरी ऐसी जानकारी नहीं है कि उसमें मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकूं। लेकिन लड़ाई का जो राजनीतिक पक्ष है उस पर ज़रूर मैं कुछ कहूँगा, और उसका संबंध कानूनी पक्ष से भी है, अदालतों से और उनके रवैये से भी है, और जो पार्टियां बात कर रही हैं उनसे भी है। देखिए, जिस दिन राउज एवेन्यू की निचली अदालत ने PMLA कानून के तहत अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मुकदमा था, उस मुकदमे के अंदर उनको नियमित जमानत दी, वो अंतरिम जमानत नहीं थी, नियमित जमानत दी, उसी दिन मेरे सामने कम से कम ये साफ हो गया था कि माहौल बदल रहा है। जो बदले हुए राजनीतिक माहौल का एक और बड़ा प्रमाण दिखाई पड़ा। वरना इससे पहले आप याद कीजिए कि कब इतने महत्वपूर्ण मुकदमे में किसी निचली अदालत ने PMLA के तहत, जहां पर जमानत मिलना तकरीबन नामुमकिन है, नियमित जमानत दी हो, और ईडी ने तमाम आग्रह की, हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया। कब आप एक पुरानी बातें दोहराते रहते हैं। उसके बाद ईडी ने कितनी कोशिश की कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो पाए, उसके लिए उसने सब कुछ किया, और जब उन्हें लगा कि शायद हम इस रिहाई को नहीं रोक पाएंगे, तो फिर CBI के जरिए उनकी गिरफ्तारी भी हो गई अरविंद केजरीवाल की, ताकि अगर इससे रिहाई यहाँ रिहाई हो जाए। तो उसी वक्त मैंने एक सार्वजनिक मंच पर कहा था कि अब अरविंद केजरीवाल की इस PMLA कानून के अंदर रिहाई, बाहर जेल से बाहर निकलना वक्त की बात है केवल। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक अंतरिम जमानत दे ही दी उसमें, है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या उनका मामला क्वैश कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश करने से इनकार भी नहीं किया। अभी तो वो विचार ही कर रहा है उसके ऊपर। तो पहली बात ये है, इसको समझना चाहिए कि बिल्कुल माहौल बदल रहा है। अब PMLA के तहत, PMLA के जरिए विपक्षी नेताओं का जो दमन किया जा रहा था, वो अब बहुत दिनों तक उस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। कानूनी लड़ाई में समय लगता है और भी लग सकता है, जैसे पहले हो रहा था उस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। जहां तक CBI के मुकदमे का सवाल है, मुझे लगता है कि वो PMLA के अंदर नहीं है मुकदमा जी, नहीं। उसमें साबित, जी, उसमें साबित करना CBI का काम है। तो उसमें जमानत मिलना इतना कठिन नहीं है जितना PMLA के तहत जमानत। तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल को बहुत दिनों तक ये लोग जेल में रख पाएंगे। जब इतनी कोशिश की ईडी ने, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने से वो नहीं रोक पाए, तो अभी तो बहुत मुश्किल है इनके लिए। विजय जी, कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। बाकी सब बातें तो हैं ही, जिसका जिक्र होता रहा है, खबरों में भी हुआ। दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक अरविंद केजरीवाल जी के संदर्भ में कही है कि जब ये बात हो रही थी, कहा गया कि भाई उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि उनको मुख्यमंत्री रहना, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। इसको आप कमेंट कह लें, इसको ऑब्जर्वेशन कह लें, या जो भी बात करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ईडी को लेकर कही है कि ईडी के इंटेंशन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ईडी के इंटेंशन पर सवाल खड़ा किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ईडी को लेकर, एजेंसी को लेकर। सर, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी ऑब्जर्वेशंस में जांच एजेंसी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया है कि भाई ये क्यों, एक तो 90 दिन तक वो चलता रहा, उसी के बाद उन्होंने अंतरिम जमानत दी, केस को आगे नहीं बढ़ाया गया है, किस तरह से सारा हुआ। तो उन्होंने इंटेंशन पर, कि ये इंटेंशन इस पर ठीक नहीं है उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ऑब्जर्वेशन में इंटेंट पर क्वेश्चन मार्क किया। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें ये अभय जी की उस बात से आगे बढ़ाती है कि अब उनके लिए जेल से बाहर निकलने का समय का ही बात होगी कि कितने समय होगी, जैसे वक्त की बात है। और ईडी और सीबीआई में फर्क यह है कि जैसे राजेश जी ने भी कहा, सब लोग भी जानते हैं कि पीएमएलए मामले में जमानत मिलना मुश्किल काम था। सीबीआई वाले मामले में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वैसे वो 17 जुलाई को होने वाली थी, अब वो फिर बढ़ गई है, 25 जुलाई तक हो गई है। तो 25 जुलाई के बाद वहां पर हो जाएगा कि किस तरह से होता है। अब आम आदमी पार्टी को तय करना है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन को कि विवेक पर निर्भर करता है, इस विवेक को वो कैसे लेते हैं, क्योंकि ये विवेक की पार्टी है पूरी की पूरी, वो किस तरह से करती है। और भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज के लिए इंटेंट शब्द के इस्तेमाल को कैसे देखती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन एक राजनीतिक बदलाव भी दिखाई दे रहा है, लगातार कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिससे संभावनाएं बन रही हैं। सुरेंद्र जी को अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि वो अभी राजेश जी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे विधानसभा चुनावों में, या नहीं रहें लड्डू किसको खिलाएं, आरपी सिंह साहब को खिलाएं कि राजेश जी को खिलाएं। नहीं, देखिए सुरेंद्र राजपूत जी का मामला बहुत क्लियर कट है, विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा दुविधा उन्हीं के साथ, लेकिन कम से कम ये उनको क्लैरिटी है कि साहब विपक्ष के जो नेता हैं
उनको कहीं ना कहीं निशाने पर लेने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। ये जो कांग्रेस की लाइन है फिलहाल वो उसी को यहां पर बढ़ाते हुए आगे नजर आए, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाम से पहले जो नाम लिया वो हेमंत सोरेन का और दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल का उनकी तरफ से नाम लिया गया। लेकिन यहां आपने जो बात कही, मुझे लगता है दोबारा जरा आरपी सिंह सर आप ही के पास आ रही हूं। आप ही ने कहा सर कि साहब ईडी ने तमाम साक्ष्य भी कोर्ट के सामने रख दिए, ईडी सारे साक्ष्य रख चुकी है, लेकिन सवाल यह कि अगर ईडी साक्ष्य रख रही है और बावजूद इसके देश की सबसे बड़ी अदालत ईडी के उन साक्ष्य रखने के बावजूद ईडी की नीयत को लेकर ऑब्जर्वेशन देते हुए अंतरिम जमानत पीएमएलए कोर्ट अनकोर्ट, सर मैं पीएमएलए का नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि ये एक ऐसा कानून जिसमें तो यही माना गया कि साहब जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल है। मनीष सिसोदिया का हम देख ही रहे हैं हाल किस तरीके से वो अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। ऐसे मामले में अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देश की सबसे बड़ी अदालत दे देती है तो फिर तो सर ये सीधे सीधे केंद्रीय एजेंसियों और जो आम आदमी पार्टी अभी तक आरोप लगाती रही उन्हीं को बल मिलेगा। मैं उसी कोर्ट की 2 टिप्पणियां और पढ़कर सुना देता हूं, शायद छूट गई होंगी हमारे मित्रों से जी। निर्णय में की गई टिप्पणियों के आरोप के गुण दोष पर निष्कर्ष के रूप में नहीं समझा जा सकता। ठीक है, मैं आरोपों के गुण दोष के निष्कर्ष के रूप में नहीं समझा जा सकता, अंडरलाइन। हाँ जी, ठीक है। नियमित जमानत के आवेदन पर मैं टोका नहीं। रोमाना जी देखो, आप एक लाइन तो पढ़ने दीजिए प्लीज। नियमित जमानत के लिए आवेदन पर उसके गुण दोष के आधार पर, ठीक है कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। सिंह साहब कोई नहीं बोल रहा है, आप जो बात कह रहे हैं हम लोग उसी हिंदी में, तो मैं हिंदी में नहीं, आपने गुणदोष वाली बात कह दी सर, ठीक है दूसरा पॉइंट आप रखिए ना, कोई नहीं टोक रहा है आपको कंफ्यूजन हो रहा है सर, कोई नहीं टोक रहा है सर, कोई नहीं बोल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद रोमाना जी, धन्यवाद रोमाना जी, जी धन्यवाद जी। नियमित जमानत के लिए आवेदन पर उनके गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। ये इंटरिम रिलीफ है, ये बेल इंटरिम बेल है, बेल नहीं है। उनका नियमित जमानत के लिए उनके गुण दोष, अभी उस पर फैसला आना है। जो आपने पसंद किया ना कि ईडी ने अगर सबूत पेश किए हो, नहीं परफेक्ट सर, आपने बहुत अच्छी बात ये कह दी है कि साहब गुण दोष को लेकर अभी अदालत ने कोई फैसला नहीं सुना है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अदालत ने निर्दोष नहीं कहा, लेकिन फिर सर पलटकर ये पूछा जाएगा कि बीजेपी और आप दोनों से ही सवाल होगा सर, मतलब बीजेपी से पूछा जाएगा कि अदालत ने निर्दोष नहीं कहा लेकिन अदालत ने दोषी भी नहीं कहा। अदालत ने दोष और निर्दोष, गुण या दोष, उस पर फैसला नहीं सुना है ना सर। आप लोग कह रहे हैं कि साहब अदालत ने निर्दोष नहीं कहा है तो अदालत ने दोषी भी नहीं कहा है, और आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा जो आप लोग पूछ ही रहे हैं कि साहब अदालत ने निर्दोष तो नहीं कहा है। जी आइए प्लीज आइए, सिंह साहब आइए। जी रोमाना जी, एंकर की जगह वकालत वाला काम आप नहीं कर सकती। मैं डिबेट करने आता हूँ, पार्टी रिप्रेजेंट करता हूँ, वकालत वाला काम मैं भी नहीं कर सकता। कोर्ट के अंदर जब सबूत का मामला चलता है, जब सारे सबूत पेश किए जाते हैं तो ट्रायल कोर्ट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। वो ट्रायल कोर्ट में ही सबूतों के ऊपर फैसला लिया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ जो टिप्पणी दी है वो ये कह रही है कि हम जो दोष या जो सबूत हैं उसके आधार पर जो बेल मिलनी है वो बाद में तय करेंगे। अभी तो सिर्फ इसलिए इंटरिम बेल दे रहे हैं कि जब मामला अगली कोर्ट तक जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपने लेकिन अभय दुबे जी की बात नहीं सुनी थी क्योंकि यही पीएमएलए वाला मामला था सर, और आप बार बार क्योंकि ट्रायल कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो आप मिस कर गए सर। वो जो सबसे निचली अदालत थी, वो जो ट्रायल कोर्ट था सर, वहां पर अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिली थी सर। मैं उसका भी उत्तर दे, ठीक है ना, वहां अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी। बहुत अच्छी बात है, वकालत नहीं कर रही हूं सर, मैं वकील नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शक की आशा। थैंक यू सो मच, आपने कम से कम ये माना तो कि आप गलती सुधार कर रहे हैं। आइए ना सिंह साहब प्लीज आइए। मैं उत्तर दे देता हूं, मेरी बात सुन लीजिए रोमाना बहन, मैं अभय जी की बात का उत्तर भी दे देता हूं। उसके बाद वो क्योंकि वेकेशन जज का मामला था, उसके बाद उसी कोर्ट में मैं तो हाथ जोड़ कर बात कर रहा हूं, सच्चे से बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लगातार बोलती है। मेरे को थोड़ा आपके यहाँ से आज अभी मैंने आपके यहाँ टीम को रिक्वेस्ट किया कि द्वारा कर दें बेशक। मुझे लगता है सर ये इको आ रहा है, मैं भी कहती हूँ अपने प्रोडक्शन टीम से मैं भी कहती हूँ कि ये थोड़ा ऑडियो ठीक करवाए, शायद आपको इको आ रहा है। एक मिनट सुन लीजिए, मैं अपनी बात कह लूं, ये आपकी मेरी बात से स्किप करने का आसान तरीका है। मैं बात तो कह लूं अपनी बहन, वो
जो कोर्ट ने फैसला लिया था वो वेकेशन जज ने था, उसके बाद जो रेगुलर जज का फैसला वो भी पढ़ लीजिए। उसने बेल रिजेक्ट कर दी थी सेकंड को, जब रेगुलर कोर्ट पे गए कवेरी बेवजह, अगर मुझे जस्टिस का नाम अगर ठीक याद है तो उन्होंने रिजेक्ट करी। क्या कि हम क्या, जो हमको सूट करता है अभय जी को जितना सूट करता है उतनी बात बोलते हैं, अगले कोर्ट में जो उसकी टर्न डाउन किया वो बात नहीं बता रहे अभय जी। ठीक है, सिलेक्टिव मामला नहीं चल सकता। और मैं तो आज आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा हूं। एब्सोल्युटली सर, सिलेक्टिव मामला नहीं चल सकता है, और गुण और दोष पर तो अदालत ने फैसला किया ही नहीं है, इसलिए हम और आप कोई नहीं होते सर यहाँ पर बैठकर किसी को निर्दोष या किसी को दोषी करार देने के लिए। हम और आप तो ये फैसला नहीं सुना सकते हैं। आइए जरा, आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश गुप्ता जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राजेश गुप्ता जी, फिर ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? अभी फैसला नहीं हुआ है राजेश गुप्ता जी, आइए। देखिए ये लड़ाई लंबी है, ये सभी जानते हैं, और मैंने पहले ही कहा कि जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने गुजरात में इसी तरीके से सरकारें चलाई थी और वो भारत में भी वही कोशिश कर रही है। लेकिन ये महादेश बहुत महान है। हमने अंग्रेजों को देखा, अब इतने साल लग गए, या महाभारत की लड़ाई में 18 दिन लग गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 18 दिन कभी तो आएगा। एक एक करके चीजें हो रही है, आपके सामने हो रही है। सिंह साहब ने कहा कि राव जवेरी ने जब तक वेकेशनल बेंच जज थी, यार जज को ऐसे मत बांटो, वो जज थी, ठीक है, आप ऐसे मत, वोकेशनल जज थी, क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि वो जज किसी काबिल नहीं थी? ऐसा मत कहो। दूसरा, आपने कहा हाई कोर्ट ने उसका पूरा सम्मान करते हुए बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं फिर कहता हूं, चाहे मेरे पक्ष में फैसला आए या ना आए, कोर्ट है, हम उसका तरीका है, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो उसके ऊपर की अदालत में जाइए, उसे चैलेंज कीजिए, लेकिन जज के लिए मजाक में तोड़ाइए कि वोकेशनल जज थी। हाई कोर्ट ने बिना अपलोड हुए, आप समझिए सिंह साहब तो अब आपको जो सूट करता है वो ठीक है, आपको हाई कोर्ट सूट नहीं करता ना, आपको हाई कोर्ट सूट नहीं करता, आपको लोअर कोर्ट वेकेशन कोर्ट के जज का फैसला सूट करता है, उसका गाना वैसे ही कुछ दिक्कत हो रही है आपके ऑडियो में सर, आपको हम लोगों की आवाजें बहुत तेज सुनाई दे रही हैं, हम लोग आपको बहुत डिस्टर्ब करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। असल में सर आप लगातार बोल रहे हैं, इस चक्कर में कुछ दिक्कत आपके साथ ऑडियो में टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। राजेश जी को सुन लेते हैं सर, ठीक है सिंह साहब, दोबारा आएंगे आपके पास, सुनिए राजेश जी आइए। सिंह साहब जब हम छोटे थे और क्रिकेट खेलते थे अपनी बारी लेके भाग जाते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं। जब हम छोटे थे क्रिकेट में अपनी बारी लेके बैटिंग से भाग जाते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। तो आप एक सम्मानित विधायक रह चुके हैं, मैं एक विधायक हूं, तो प्लीज हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर ले इस बात में। मेरा ये कहना है कि हाई कोर्ट ने बिना अपलोड हुए, देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, अपलोड भी नहीं हुआ था, वो ये देखा भी नहीं था कि क्या ग्राउंड से, क्या मेरिट से, क्यों राव जवेरी ने वो जमानत दी, उसके बावजूद उसको स्टे कर दिया। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर भी हमने उसका सम्मान करा, हमने उसको पसंद नहीं करा उसको, तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये तरीका होता है। और ईडी ने तो लगातार का, ईडी में एक बात समझ में नहीं आती, अरविंद केजरीवाल कहते मत छोड़ो, कोर्ट ने कहा सप्लीमेंट्री चार्जशीट बार बार देना अपने आप में एक गलत काम है, एक क्राइम है, लेकिन फिर भी आप दिए जा रहे हो। कोर्ट ने कहा कि 60 दिन के अंदर आप चार्जशीट दाखिल करो, विशेष केसों में 90 दिन दो। आप उसमें नहीं मानते कि पीडीएल एक्ट में तो वो चल जाएगा। सर क्या कर रहे हो, क्यों देश का मजाक उड़ा रहे हो? एक सवाल का जवाब तो दीजिए ना, वो कोर्ट की जो एक और टिप्पणी थी कि सीएम बने रहे ना रहे ये उनके अपने विवेक पर है, इसको लेकर भी कुछ क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज, दर्शक इंतजार कर रहे होंगे। देखिए रोमाना जी, मैं बताता हूँ, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसी परिस्थितियां होती है उस हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। अब तो बीजेपी ने एक माहौल बना लिया है कि आप किसी भी मुख्यमंत्री तक को उठाओगे, बंद कर दोगे, पार्टी को कमजोर करोगे, उनके विधायकों को डराओगे, अपनी तरफ ले लोगे, जो हो भी रहा है अगर आप देखो तो इस तरीके का माहौल बना के इस पार्टी को खत्म कर दो, जीत लो। ये गुजरात मॉडल है, आप चेक कर सकती है। मैं कहता हूँ एक स्टडी सब करें जो आपके दर्शक देख रहे हैं, किस तरीके से विपक्ष को ये खत्म करते हुए आए। तो मतलब वो सीएम पद से तो नहीं हटने वाले, अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे सीएम पद पर, ठीक है। मैं दोनों जरा वरिष्ठ पत्रकारों से अब एक जल्दी क्विक रिएक्शन, ठीक है, डन से डन, आपने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब अगले साल दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव, ऐसे में यही सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से तो कम से कम बनाया जाएगा। अभी सर नहीं बनाया जाएगा। देखिए उनका मुख्यमंत्री बना रहना एक रणनीतिक सवाल है। हाँ। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने रहते तो लोकसभा चुनाव में उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। हाँ, तो वो उनके लिए, अगर आप सोचिए, अगर उन्हें लगातार किसी न किसी तरीके पार्टी के संयोजक की भूमिका की वजह से मिला ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री की वजह से थोड़ी नहीं। ठीक बात है, आपकी राष्ट्रीय पार्टी और उसके नहीं, साथ में आप वो जो उनको जो विशेष जमानत मिली थी, उस विशेष जमानत में सुप्रीम कोर्ट की आप जो टिप्पणियां हैं उसको पूरी देखिए, तो उसमें उनकी जो अरविंद केजरीवाल की जो हैसियत है मुख्यमंत्री के तौर पर और नेता के तौर पर, उसके तहत उनको बाहर निकलने का मौका मिला। अब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसी ईडी और जांच एजेंसियां किसी तरीके से उनको
जेल में रखने के कुछ नए बंदोबस्त कर लेती हैं, तो अभी विधानसभा का चुनाव आएगा तो फिर भी उनको जेल से बाहर निकलना होगा चुनाव प्रचार करने के लिए। तो उनके लिए एक रणनीतिक प्रश्न है, इसके लिए उन्होंने बहुत शुरू से ही बना रखी है रणनीति, चाहे उनको मुख्यमंत्री बना रहना उनके लिए जरूरी है। ठीक है विजय जी, बिल्कुल जो बात कर रहे हैं भाई जी, मुख्यमंत्री बने रहना जरूरी है, ये उनको तय करना है, मैं उसमें नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी वो बात है। और उस ऑब्जर्वेशन का एक रेफरेंस ये भी है, जैसे हेमंत सोरेन साहब की बात हो रही है, तो हेमंत सोरेन साहब ने जब हुआ उनके ऊपर, वो इस्तीफा दिया, जेल चले गए, जेल से निकले, फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तो ये भी एक रास्ता है अरविंद केजरीवाल जी के पास। लेकिन ये उनको तय करना है, मैं तो केवल जो टिप्पणी वहाँ हो रही थी, ऑब्जर्वेशन जो था उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि किस तरह से करना चाहिए। और ये बात ध्यान रखिए, जमानत में कभी भी गुण दोष नहीं होते, उससे जमानत से आप निर्दोष या दोषी साबित नहीं होते। जमानत के जमानत अलग चीज है, उसको कभी भी गुण, लेकिन आप क्या करते हैं, मेरिट और जमानत का था ही नहीं, ये तो मामला सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी को चुनौती अरविंद केजरीवाल की तरफ से। वो तो दूसरा जी जी सर जल्दी से। जी, जब आपको जमानत मिलती है तो आप कहते हो कि गुण दोष नहीं है, जब जमानत नहीं मिलती है तो आप कहते हैं देखिए इनको तो जमानत भी नहीं मिल रही है। तो जमानत नहीं मनीष मिलने सिसोदिया के लिए तो आपका फिर जो पैमाना है वो यही है, बार बार आप इसी का जिक्र करते हैं। बड़ी सही बात आपने कही। ये समय इतना ही है, माफ कीजिएगा मुझे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।